अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शहजाद इकबाल एक्सक्लूसिव। और आज के एक्सक्लूसिव में पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, साबिक DGI साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा हो गई है। ये एक ऐसा केस था, एक ऐसा ट्रायल था जिसके हवाले से पिछले कई हफ्तों महीनों से स्पेकुलेशन चल रही थी कि क्या जनरल फैज़ को सज़ा होगी, अगर होगी तो किन चार्जेस पर होगी और कितने साल की सज़ा होगी। कुछ लोग कह रहे थे शायद फांसी की सज़ा हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो बाअसर लोग हैं और उनके जो करीब समझे जाने वाले सियासतदान हैं, जिसमें फैसल वावड़ा साहब एक हैं, वो कह रहे थे कि 14 साल की सज़ा होगी और 10 तारीख के आसपास ही होगी। इस तरह की उन्होंने मेरे प्रोग्राम में हिंट दी थी। तो आज इस ISPI की प्रेस रिलीज में वाजे कर दिया गया है कि 4 किस्म के चार्जेस थे जनरल फैज़ हमीद पर, जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करना और गवर्नमेंट रिसोर्सेज और लोगों को नुकसान पहुंचाना। ये 4 उनके ऊपर चार्जेस थे और बताया गया प्रेस रिलीज में कि चारों पर वो गिल्टी करार पाए हैं। लिहाजा उनको 14 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, जिसका आगाज़ होगा 11 दिसंबर से लेकर। तो ये आज वाजे कर दिया गया है। अब इस पर मजीद स्पेकुलेशन की जरूरत है, आगे भी उनके खिलाफ मजीद मुकदमात हो सकते हैं, उसमें मैं आगे जाके बात करूँगा। लेकिन जैसे ये खबर आई तो एक तूफान मच गया। ऐसी बात, इतनी बड़ी खबर थी। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि जो PTI के फॉलोअर्स हैं, जो इमरान खान के चाहने वाले, वो मायूस थे, वो बड़े दिल बर्दाश्त और गुस्से में भी नज़र आ रहे थे। और इसकी वजह बड़ी सिंपल है। अच्छा, गुस्से का इजहार उस तरीके से नहीं कर रहे थे, ऑब्वियसली कुछ पाबंदियों की वजह से, कुछ कदगनों की वजह से, लेकिन वो मायूस नज़र आ रहे थे। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में बड़ा किरदार था फैज़ हमीद का, नवाज शरीफ को हटाने में उनका बड़ा किरदार था, अदलिया को उस वक्त मैनेज करने में, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करने में, जो सारे आज हम एलिगेशन सुनते हैं जो लगते हैं नून लीग पे या इस मुक़्तदरा पे, उनमें से बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ हमने देखा था कि जनरल फैज़ के टाइम पे हुआ था या शायद उससे पहले हुआ था। तो उनका एक बड़ा कलीदी रोल था इन सब में। तो वो PTI के जितने भी काबीना के मेंबर्स हों, MNAs MPAs हों, उनके साथ एक उनके ज़ाती रवाबित भी थे, ऑब्वियसली गिव एंड टेक भी हुआ होगा इनके दरमियान। वो आज बड़े दुखी हैं कि फैज़ हमीद को सज़ा हो गई है और आगे जाके क्या फैज़ हमीद की जो सज़ा है उसका इतलाक़ या उसका कोई नुकसान PTI के लोगों को या इमरान खान को हो सकता है, ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है, जिस पे मैं आगे जाके बात करूंगा। दूसरी तरफ नून लीग के लोग बड़े खुश हैं आज। तो बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब विंडिकेट हुए एक तरीके से। मरीम नवाज साहबा कहती थी जनरल फैज़ का ट्रायल होना चाहिए, तो वो ट्रायल हो गया, सज़ा भी हो गई। तो कहाँ जनरल बाजवा साहब और फैज़ पे इल्ज़ाम लगाते थे गुजरावाला में और ये कहते थे मियाँ साहब के आपने मुझे निकाला, आप इमरान खान को लाए, आपने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, तो जनरल फैज़ आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, जनरल बाजवा आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। उस वक्त नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो गए और अब जनरल फैज़ को 14 साल की सज़ा हो गई है। तो वो कहते हैं ना, लाइफ टेक्स अ फुल सर्कल। तो यहाँ पे भी इस मौके पे हमने देखा है कि एक फुल सर्कल हुआ है। तो इसीलिए अगर नवाज शरीफ साहब आज खुश हैं, सीना चौड़ा करके बैठे हुए हैं कि मैं विंडिकेट हो गया और मुझे साजिश से निकालने वाले, कोर्ट्स को मैनेज करने वाले आज खुद सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, तो वो इस पर यकीनन खुश होंगे। हाँ, जनरल बाजवा के हवाले से ना इस केस में कुछ है, ना उनका ट्रायल हुआ है, ना मुझे लगता है कि नून लीग और मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़्यादा बात करेंगे स्पेसिफिकली कि जनरल बाजवा का भी ट्रायल होना चाहिए। अभी उन्होंने एक तकरीर में ये कहा था कि इमरान खान को जो लाने वाले हैं बाकी लोग, उनका भी ट्रायल होना चाहिए, लेकिन उसमें जनरल बाजवा का स्पेसिफिकली उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो इसलिए लोग समझ रहे थे कि शायद वो उन जजेस के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने उनको निकाला था या जो और सहूलतकार थे। तो जनरल बाजवा का क्यों नहीं नाम है इसमें और जनरल बाजवा के हवाले से क्यों नून लीग खामोश रहेगी, ये भी मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा। और कुछ किस्से मैं आपको बताता हूँ। जनरल फैज़ की बहुत सारी कार्रवाइयाँ तो हम सुन चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे इशूज़ हैं, ऐसे मामलात हैं जो मेरी नॉलेज में हैं और वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है, वो कहते हैं ना कि कोई अगर मुसीबत में हो, गिरा हुआ हो तो उसको मज़ीद मारो, ये बताने का मकसद नहीं है। लेकिन जो उनका किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में, मेरे ख्याल से वो सामने लाना और कुछ उसमें जो हक़ाइक़, कुछ कहानियाँ हैं, वो सामने लाना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो तारीख़ देखें, हमें ये सिखाती है, बताती है और भरी पड़ी हुई इस बात से कि जब किसी को कोई ओहदा मिलता है, एक ताकतवर ओहदा जहाँ वो अपना रस्म रसूख इस्तेमाल कर सकता है, तो वो समझते हैं कि शायद ये हमेशा फॉर एवर ये हमारे पास ये ताकत रहेगी, ये मनसब पर हम बैठे रहेंगे, तो हम लोगों के साथ जुल्म करें, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो यही काम करते रहना है। ऐसा होता नहीं है। हिस्ट्री हमारी जो है ना भरी पड़ी हुई है। मैं ज़्यादा पीछे तो जाने ही नहीं चाहूँगा, इसकी तो आपको पता नहीं हज़ारों साल की मिसालें मिल जाएँ, लेकिन ये देखें अगर आप पिछले 14-15 साल में अरब स्प्रिंग जब आया, जो ये अरब ममालिक थे, उसमें कई ऐसे बड़े बड़े लीडर्स थे, डिक्टेटर्स थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। वो 25 साल 30 साल हुक्मरानी करते रहे, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठ सकती थी। लेकिन फिर हमने देखा उसी माशरे में से
शायद कोई बैरूनी सपोर्ट भी हो, लेकिन उसी माशरे में से लोग उठे और तख्ता उलट दिया उनका। लिबिया के मुअम्मर कद्दाफी साहब, उनको सड़क पे निकाल के लोगों ने गाड़ी पे रखा था, वहाँ पे उनको मारा गया था। कोई सोच सकता था कि कद्दाफी के साथ ये होगा? हुस्नी मुबारक साहब, इजिप्ट के सदर, मिस्र के सदर, उनके साथ कुछ सोच सकता था कि बगावत हो जाएगी? या सदाम हुसैन जब एक वक्त इतने ताकतवर थे, किसी को पता था कि अमेरिका इन्वेड करेगा, उसके बाद उनका ट्रायल होगा और उनको फांसी होगी? तो शायद ये वो कहानियाँ हैं जो हमने सुनी हुई है। अच्छा, लोगों को पता भी होता है, जब मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन आप जब इक़्तिदार एंजॉय कर रहे होते हो ना अपना, जब नशे में होते हो, ताकत की हवस में होते हो, तो शायद आपको अंदाज़ा नहीं होता कि एक वक्त ऐसा आ सकता है कि जब ना ये ताकत रहेगी, ना ये तब ओहदा रहेगा, और उस वक्त आपके साथ क्या होगा वो शायद उस वक्त लोग भूल जाते हैं। तो बड़ी दिलचस्प तारीख है, बड़ा दिलचस्प दौर है जनरल फैज़ का, जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात का मिसयूज़ किया। बल्कि देखें, पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नई बात तो नहीं है कि एजेंसीज़ हों या साबिक जो DGI हैं उन पर ही इल्ज़ाम लगता हो कि आपने जो है वो सियासत में मदाखलत की है, आपने हुकूमतें गिराने में, हुकूमतें बनाने में आपने जो है अपना रोल प्ले किया हो। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें तो हम सुनाई होती है ना, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था जनरल असलम बेग का और उस वक्त DGI असद दुरानी साहब का, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई थी ना, कि कैसे मोहतरमा की हुकूमत गिराने के लिए ब्रीफ केस बांटे गए थे, पैसे दिए गए थे, IGI को बनाया गया था, उनको स्ट्रॉन्ग किया गया था। ये सारी चीज़ें तो सामने आ चुकी थी, मतलब ऑन रिकॉर्ड थी ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस डंके की चोट पे जनरल फैज़ साहब ने ये किया और बिला खौफ किया कि कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, ये शायद हमने इस मीडिया के दौर में या वैसे भी तारीख में शायद हमने नहीं देखा था। तो वो जो उनका एक नोटोरियस कैरेक्टर था, जिसमें वो शायद समझते थे कि मुझे जो भी कुछ करना है मैं खुद करूंगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्योंकि आमतौर पे तो एजेंसीज़ के हवाले से कहा जाता है ना कि वो शैडोज़ में रह के काम करते हैं, पीछे से काम कर रहे होते हैं, और जब आप फ्रंट पे आके करें तो इसका मतलब आप नाकाम हो गए, क्योंकि आपको सामने आना पड़ा है। आपका तो काम ये है कि आप स्पाई एजेंसी हैं, तो आप शैडोज़ में रह के काम करें। तो वो जो सारा मामला है ना, वो कभी उसको मैटर नहीं करता था फैज़ साहब के लिए। वो जो कुछ करते थे सामने आके करते थे, बिला खौफ करते थे, चाहे वो सियासत में मदाखलत हो, अदलिया में मदाखलत हो, मीडिया में इंटरफेरेंस हो, इलेक्शंस में इंटरफेरेंस हो, ये सब चीज़ें उन्होंने खुलकर की हैं। और जो उन्होंने एक नया नॉर्म सेट किया, उसको शायद आज अंडू करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये जो आज सब कुछ हम देख रहे हैं, जो हम बात करते रहते हैं मदाखलत के हवाले से, नाइंसाफ़ियों के हवाले से, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो पैटर्न सेट कर दिया ना, उसको अब अंडू करना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए जहाँ जनरल फैज़ को सज़ा हुई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो सज़ा के शायद हकदार भी थे, और इसीलिए उनको सज़ा हुई है। लेकिन जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ है। मैं आगे जाकर इस पर एक्सप्लेन करता हूँ आपको, लेकिन ज़रा एक नज़र डालते हैं कि जनरल फैज़ साहब ने अपने दौर में क्या क्या किया। मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ ना। एक तो पनामा ट्रायल में सारा उनका जो किरदार था, जिसमें नून लीग के कायद नवाज शरीफ को पहले नाअहल किया गया, फिर उनको सज़ा हुई, फिर उनको जेल में डाला गया, फिर इलेक्शंस हो गए और उनके हाथ से अपनी हुकूमत भी गई, यानी कि जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी वो उनकी नाअहली के बाद 2017 में चली गई थी, और इसके बाद नून लीग इक़्तिदार में भी नहीं आ सकी। इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने में, इसमें जो है जनरल फैज़ ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में जनरल फैज़ ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। सारी ये जो प्री पोल रिगिंग थी, लोगों को पार्टी में शामिल करना, लोगों को इलेक्शन जितवाना, RTS बैठना, MPAs MNAs को पार्टी में शामिल करवाना, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था जनरल फैज़ साहब का। मैं इनफैक्ट एक किस्सा भी आपको सुनाता हूँ। जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी PTI में, तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि टिकट अगर मांगनी है ना, तो हम इमरान खान से क्यों मांगे, और अगर इमरान खान मना भी कर दें तो फिर आपके पास एक सोर्स होती थी, वो थी जनरल फैज़ की, कि आप उनसे कहें कि हमें टिकट दिलवा दें MNA MPA का। और मुझे याद है, मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, वहाँ पे एक PTI के टिकट होल्डर थे, मेंबर नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली का टिकट उनके पास था अपने हल्के का। वो चाहते थे कि उनको MPA का टिकट भी मिल जाए, ताकि अगर वो दोनों जगह इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर वो कौमी असेंबली का अपनी सीट छोड़ के वो MPA की टिकट को होल्ड करेंगे और फिर चीफ मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार हो जाएंगे। वो वक्त है जब बहुत सारे लोग ये कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोनों इलेक्शन लड़े, फवाद चौधरी साहब ने भी दोनों हल्कों पे इलेक्शन लड़े। तो कुछ लोग थे जिनको तो 2 सीटों पे मिल गया टिकट, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिस पे इमरान खान ने रेजिस्ट किया, क्योंकि शायद इमरान खान जहन बना चुके थे कि मुझे किसी ताकतवर शख्स को जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना। तो उस जो शख्स थे जिनके साथ में था, उनको भी कह दिया गया कि आप मेंबर कौमी असेंबली का टिकट ले लें, आपको जो है सूबाई असेंबली का टिकट नहीं मिलेगा। तो फिर वो शख्स, उन्होंने बात की किसी से मेरे सामने,
और उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये टिकट नहीं मिल सकता तो कम से कम मेरे किसी रिश्तेदार को मिल जाए, लेकिन क्योंकि हल्का मेरा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्ज़ी से ये टिकट मिले ताकि अगर मैं वो इलेक्शन जीत जाए यहाँ से तो फिर उनके चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस भी हो जाए। तो उनको वो शायद फ़ोन पे यकीन दहानी करवाएगी कि ऐसा हो जाएगा। तो जब फ़ोन रखा उन्होंने तो मैंने पूछा ये आप किससे बात कर रहे थे, क्योंकि खान साहब तो आपको मना कर चुके हैं, एक ही टिकट आपको मिलेगा और उनकी पॉलिसी भी थी कि सबको 2 टिकट नहीं देने। तो उन्होंने कहा कि ये मैं फैज साहब से बात कर रहा था और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि मुझे दूसरा टिकट मिल जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब इलेक्शन आए तो फिर उनको कौमी असम्बली का भी टिकट मिला और उनको सूबाई असम्बली के लिए भी टिकट मिला। तो ये उस वक्त जनरल फैज़ की पावर थी। तो वो जो भी इन्वॉल्वमेंट थी उनकी वो हमें साफ नज़र आ रही थी। अच्छा, फिर ड्यूरिंग पीटीआई टर्म वो खुद बड़े किस्से सुनाती है पीटीआई कि जब भी कोई बिल पास करना था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लिया इमरान खान ने, वो मरहूम आमिर लियाकत साहब का जुमला है ना कि हम लाए गए, तो उसके पीछे बड़े फ़ख्र से पीटीआई बताती थी कि देखें जनरल फैज़ जो हैं उनको हमने अपनी सियासत आउटसोर्स कर दी है, लोगों को लाना हो, ये मामला तो ये सारे वो हैंडल कर रहे होते हैं, इत्तेहादियों को मनाना हो वो हैंडल कर रहे होते थे। आई मीन ये सोचें आप, उस वक्त की ये इल्ज़ाम लिखता था कि जो पार्लियामेंट है वो एक कर्नल बैठ के चला रहा था, वो एक कर्नल बैठ के पूरी पार्लियामेंट चला रहा था। मतलब ये हाल था हमारा। तो आज जो लोग एतराज़ करते हैं इस जमहूरियत पे, उनको कम से कम इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि जब उनकी पसंदीदा पार्टी जो है इक़्तिदार में थी तो उस वक्त भी क्या होता रहा। ये एतराफ़ करेंगे तो शायद आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, माजी में जो हुआ क्योंकि वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुआ, ज़रदारी के ख़िलाफ़ हुआ, वो ठीक था और अब जो है जो हो रहा है गलत है, तो फिर आप इसका मतलब दुरुस्त तरीके से इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और शायद आगे भी जाके आप चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे जब हालात आपके हक़ में बदल जाएंगे। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि माजी क्या था। अच्छा, फिर जनरल फैज़ जो है ना, जैसे मैंने कहा, बिला खौफ कार्रवाई करते थे। अब ये सोचें आप, शौकत अजीज़ सिद्दीकी हाई कोर्ट के जज थे, वो उनके घर चले गए कि नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला नहीं देना है। आई मीन कैन यू इमेजिन कि एक सिटिंग उस वक्त डीजीसी वो थे, वो अपने ओहदे का पास रखे बगैर उस जज को धमकाने, डराने या खौफजदा करने चले गए कि ये फ़ैसला आपने नहीं देना है। बाद में देखा तारीख में तो खैर उस डिसीजन को ओवरटर्न भी किया गया। फिर एक आज दोबारा ऑडियो हम सुन रहे हैं अबसार आलम के साथ। अबसार आलम क्योंकि पेमरा के चेयरमैन थे तो उनको कॉल आया कि आप हमारी सुनते नहीं हैं, आप के पास में ब्रिगेडियर को भेज रहा हूँ, 2 चैनल्स के लाइसेंस का मामला है, वो आपने सॉर्ट आउट करना है। तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते थे इन चीज़ों में, जो जैसे मैंने कहा कि माजी में भी ये होता रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। इसके अलावा मीडिया को डराने धमकाने में, मीडिया को कंट्रोल करने में बहुत ही ब्लेटेंट उनका रवैया था। मैं जानता हूँ कुछ मीटिंग्स के हवाले से जो कि मीडिया मालिकान के साथ, उनकी मैनेजमेंट के साथ हुए, और उस एक मीटिंग का अहवाल मैं अगर आपको बताऊँ, ये ग़ालिबन बात है मार्च 2018 की, ठीक है। तो उन मालिकान को, उन मैनेजमेंट को बुला के ये कहा गया कि देखें फ़ैसला तो हो चुका है कि मियाँ साहब को आउट करना है, नवाज शरीफ यानी कि PMLN इलेक्शन हारेगी और PTI को इक़्तिदार में लेकर आना है। ये उनसे बात हुई थी और मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं जो मेरी सोर्स है मैं आपको बता सकता हूँ कि आई ट्रस्ट देम ऑन दिस। तो उस मीटिंग में ये कहा गया कि देखें, उस वक्त वो DGC थे ना जनरल फैज़ साहब, DGI नहीं थे उस वक्त। वो कह रहे थे कि देखें मुझे तो एक टारगेट मिलता है इदारे की तरफ से और वो टारगेट अचीव करना मेरे लिए ज़रूरी है। उसके बीच में जो भी आएगा उसको रोन दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। तो अगर आपका चैनल भी इसके बीच में आएगा उसको भी कुचल दिया जाएगा। अब फैसला आपने ये करना है कि क्या आप बीच में आएंगे या परे हटेंगे, साइड में हटेंगे और मुझे अपना टारगेट अचीव करने देंगे। तो आप सोचें, जब एक ताकतवर शख्स ये धमकी दे तो उन चैनल्स की क्या ज़रूरत होगी मीडिया की कि वो उनके बीच में आता। तो ये सारे मामलात जो है वो सबके सामने उस वक्त इतनी ओपन तरीके से नहीं थे। एटलीस्ट ये वो स्टोरीज़ हैं जो बाद में मेरे इल्म में आई और ये पता चला कि उस वक्त उनका कितना ज़्यादा कंट्रोल था। अच्छा, पर्सनैलिटी उनकी इतनी इंटरेस्टिंग थी फैज़ साहब की। एक तो उनको माना जाता था कि वो डूअर है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि प्लान कर लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने जो प्लान किया काफ़ी हद तक वो अचीव भी किया। सब कुछ अचीव नहीं किया, काफ़ी हद तक अचीव किया। तो एक और मुझे वाक़या याद है, PMLN के एक रहनुमा थे, बड़े सीनियर रहनुमा। तो जब फैज़ साहब जो है PTI उनसे फैज़याब हो रही थी और नून लीग के लिए मुश्किल वक्त था, उनके बहुत सारे रहनुमा जेल में थे। उनके अपोजिशन लीडर जो थे शहबाज शरीफ साहब, वो जेल में थे। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इन सबको जेल में डाला गया। लेकिन एक रहनुमा ऐसे थे, और सीनियर रहनुमा की बात कर रहा हूँ, उनका भी आप समझ लें ये फैसला हो गया कि उनको भी अरेस्ट करना है। जनरल फैज़ साहब ने उनको कॉल किया और ये उनको बताया कि देखिए फैसला हो चुका है आपको अरेस्ट करने का, तो अब आपके लिए बेहतर ये कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं या आप अंडरग्राउंड हो जाएं। तो उन्होंने कहा यार आप इतने ताकतवर हैं, आप DG आए हैं,
आप कह रहे हैं फैसला हो गया तो आप ये फैसला रुकवा दें। उन्होंने कहा नहीं, देखें फैसला तो हो चुका है कि आपको अरेस्ट करना है। अब मैं आपके लिए यही फैसिलिटेट कर सकता हूँ कि आपको मैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं मैं आपको उसमें आपकी हेल्प करूँ। आप बताइए आप किस एयरपोर्ट से जाना चाहेंगे। तो यानी कि और फिर वो अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि वो चले गए। तो उस हद तक एक तरफ वो नून लीग के खिलाफ थे, लेकिन नून लीग के लोगों को ऑब्लाइज भी कर रहे थे। और ये मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब कामयाब हो गया पीटीआई के साथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ लोग ऐसे थे जो नून लीग के सीनियर लीडरशिप थी, उनको जो सबसे पहले मैसेज रिसीव है मुबारकबाद के कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हो गए, अब जाहिर सी बात है हुकूमत बननी थी उनकी, तो आप लोगों को मुबारक हो। और उसका क्या मकसद था उस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके तकरीबन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तकरीबन 6-7 माह बाद जनरल बाजवा साहब ने रिटायर हो जाना चाहिए था। तो जो टॉप 4-5 लोग थे वो रेस में होते कि कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा। उसमें ऑब्वियसली जनरल फैज साहब भी थे, तो वो भी ख्वाहिशमंद थे कि अब जो भी हुकूमत आएगी शायद उनके मर्जी से, उनके फैसले की वजह से मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए। यानी कि वो उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उनको कॉल करके, उनको मैसेजेस करके मुबारकबाद पेश कर रहे थे। तो ये सारा जो है हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में होता रहा। अब सवाल ये हो रहा है आज जो फैसला आया उसके बाद के देखें बड़ी ज़बरदस्त अकाउंटेबिलिटी की एक प्रेसिडेंट सेट कर दी गई है और बहुत सारे लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि देखें फ़ौज के दायरे में एहतसाब होता है। आपने अगर कोई जुर्म किया है, कोई गलत किया है तो आपका एहतसाब ज़रूर होगा। आज हमें वो एहतसाब नज़र भी आए, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली उन जराइम की सज़ा है जो जनरल फैज़ साहब ने अपने ओहदे पे रहते हुए किए, जो उनकी मेडलिंग थी पॉलिटिक्स में, सियासत में, जिसका जिम्मेदार उनको जनरल बाजवा को और उनको नवाज शरीफ साहब ठहराते हैं, मरीम नवाज साहब ठहराती हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर हाउसिंग वाला मामला भी था, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी वाला, तो 2017 में था और उस वक्त वो डीजीसी थे। उन्होंने जो किया बिल्कुल गलत किया, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ उसी वजह से आज उनको सज़ा मिली है? मेरे ख्याल से ये कहना थोड़ा गलत होगा और स्ट्रेच करना होगा, क्योंकि देखिए 2017 में एक मैटर था, एजाज सैयद हमारे जियो के सहाफ़ी, उनको ये पता था, उन्होंने उस वक्त रिपोर्ट किया। उनके बकौल चौधरी निसार साहब को भी ये पता था कि एक और इसके पीछे है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या सज़ा हुई? क्या इदारे ने उनके खिलाफ कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू किया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट उसके 2 साल बाद हमने देखा कि वो डीजीआई के मनसब पर एलिवेट हो गए, डीजीआईएसआई रहे, उसके बाद वो कोर कमांडर पेशावर बन गए। तो यानी कि उनकी तो इदारे में तरक्की होती रही। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा एहतसाब हुआ है और उन्होंने क्योंकि अपनी ज़ाती हैसियत में मिसयूज़ किया था एक मामले को, तो ऐसा नहीं है कि उसके एहतसाब के नतीजे में आज ये अकाउंटेबिलिटी हम देख रहे हैं या ये सज़ा देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। दूसरा, अगर उनकी जो सियासी इंटरफेरेंस थी तो उस हवाले से सज़ा होती, लेकिन आज जो चार्जेस लगे हैं जनरल फैज़ के ऊपर, वो उनके रिटायरमेंट के बाद जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट है, चाहे पीटीआई से हो या क्या मामला, तो वो तो आगे जाके सामने आ जाएगा कि क्या चीज़ साबित हुई है, और अगर कोई जजमेंट पब्लिक होती है तो उसके ज़रिए पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी किस्से कहानियाँ मैंने आपको सुनाई, इलेक्शन से निकालना, पीटीआई को लाना, नून लीग को निकालना, ये चार्जेस नहीं है उनके ऊपर। तो अगर वाकई आपने एहतसाब करना होता और ये दरवाज़ा बंद करना होता तो फिर इस चीज़ पे उनका एहतसाब होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और उसकी वजह यह कि मुझे लगता है कि इस फैसले में, इस पूरे ट्रायल में एक चीज़ को जो है वो सामने रखा गया है कि जनरल फैज़ को जो भी सज़ा होगी वो इनफरादी हैसियत में होगी। कोई ऐसा मैटर जो उन्होंने इदारे के कहने पे किया हो, जैसे जो मैंने अभी कहा कि सारा जो इंटरफेरेंस थी सियासत में, उसमें तो ऑब्वियसली जनरल बाजवा साहब भी इन्वॉल्व होंगे। जब ये डीजीसी थे तो डीजीआई भी उनके बॉस थे, तो फिर तो सबको लपेटे में लेना पड़ता ना, फिर तो सबके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये काम किया गया है कि जिनमें वो इनफरादी तौर पे इन्वॉल्व थे वो मैटर बनाओ, वो केस बनाओ, और बेशक वो केस दुरुस्त हो, मैं ये नहीं कह रहा वो केसेस गलत थे, लेकिन जिसमें इदारा इन्वॉल्व बाहर नज़र आ रहा था वो चार्जेस उन पर नहीं लगाए गए। और यही मेरे ख्याल से मैसेज है। तो अकाउंटेबिलिटी आइंदा भी उसी की होगी कि कोई अगर इदारे से बड़ा बन जाए, इदारे की कोई पोजीशन हो, आपकी कोई और पोजीशन हो, तो उस वक्त आप मारे जाएंगे। अदरवाइज अगर इदारा आपके साथ इन्वॉल्व है कोई सियासी मुदाखलत में, तो फिर आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये मैसेज है क्लियर। जो लोग कह रहे हैं कि इससे मैसेज क्या है, सबक क्या है हमारे लिए, कि आप प्रेसिडेंट सेट होगा, तो ये प्रेसिडेंट सेट है। इनफरादी तौर पे आपने कोई गलत काम किया ना तो आप लटकाए जाएंगे, लेकिन अगर इदारा कुछ करना चाहता है और उसमें आप एक किरदार अदा कर रहे हैं तो वो आपको करना पड़ेगा, और वो तो करना ही पड़ेगा ना, वरना तो इनसबऑर्डिनेशन का आपके ऊपर एलिगेशन लग जाएगा कि आपको ऑर्डर दिया गया और आपने ओबे नहीं किया। तो जनरल फैज़ का ये मामला है। दूसरा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज हमें ये पता होना चाहिए कि आज जो फैसला है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मौजूदा फौजी क़यादत है, जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ाम है उनके खिलाफ साजिश करने का। यह है असल मामला जिसकी वजह से उनको सज़ा हुई है, और यह है असल मामला कि माजी में जो डीजीआईएसआई जिन पे इन्वॉल्वमेंट का सियासत में इल्ज़ाम लगता रहे, उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं हुई जो आज भी है। मतलब एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ना। असद दुरानी की मैंने आपको मिसाल दी, जनरल पाशा,
जनरल ज़हीरुल इस्लाम पे इल्ज़ाम था, उन्होंने पूरा धरना कराया नून लीग की 2014 की हुकूमत गिराने पे। वो कहते हैं वो ऑडियो भी सुन ली गई थी, नवाज शरीफ साहब ने राहिल शरीफ को बताया, राहिल शरीफ साहब ने कहा कि मैं इस मैटर को क्लोज़ करता हूँ। यानी कि वो सारी चीज़ें, ये इल्ज़ाम पहले लगते रहे। हमीद गुल साहब का एक मामला था पूरा, आपने देखा कि उस वक्त जो ये होता रहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के हवाले से, PTI को प्रमोट करने के हवाले से, लेकिन क्या उनका इतना सख्त ट्रायल हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस ट्रायल के पीछे, सज़ा के पीछे हमें एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि क्योंकि जनरल फैज़ की एक कोशिश थी कि जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है उनके ख़िलाफ़ साजिश करें, उनका रास्ता रोकें, लिहाजा ये मामलात यहाँ तक पहुँचे और आज उनको सज़ा हुई है। अब ये क्या स्टोरी, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। एक तो जब वो DGISI के ओहदे से हटे, कोर कमांडर बने, तभी बहुत सारे मामलात उनके पास थे, उनके हाथ में थे। और जब PTI की हुकूमत चली गई तो फिर एक उनकी तरफ से कोशिश थी कि किसी तरीके से जनरल बाजवा साहब जो है उनके दौर में इलेक्शन हो जाएं, और अगर उनके दौर में इलेक्शन हो गए तो PTI की हुकूमत दोबारा आ जाएगी, और PTI की हुकूमत अगर नवंबर में आ गई या नवंबर से पहले आ गई तो इमरान खान साहब जनरल फैज़ को नॉमिनेट कर देंगे एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये तो ऑब्वियसली उस वक्त प्लान था उनका, ये नज़र आ रहा था कि शायद वो ये करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इलेक्शंस तो पहले हुए नहीं। और आपने एक मौके पे सुना होगा कि ये भी एक प्रपोजल था, और ये इमरान खान ने खुद बात कही थी, पब्लिकली कही थी। जनरल बाजवा जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये हमें निकालने में इन्वॉल्व हैं, ये जो है न्यूट्रल हो गए हैं और न्यूट्रल जानवर होता है, और ये मीर जाफ़र मीर सादिक हैं, जनरल बाजवा के हवाले से वो कहते थे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर इलेक्शंस तक इनको एक्सटेंशन मिल जाए तो हमें एक्सेप्टेबल है। यानी कि जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने हमें निकाला है, उन्हीं से वो तवक्को कर रहे थे कि इलेक्शन उनके अंदर हो जाए तो बेहतर है। वजह क्या है? ये खौफ था कि कहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को ना बना दिया जाए, वो बन जाएंगे तो ये मसला होगा। तो ये उस वक्त कोशिश थी कि या तो जनरल साहब एक्सटेंशन ले लें, उन्हीं के दौर में इलेक्शन हो जाए, वरना कम से कम जनरल फैज़ साहब जो है उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक मौके पे जनरल फैज़ साहब और दो और जनरल्स उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के पास गए और उनसे ये कहा कि आप एक्सटेंशन ले लें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सटेंशन नहीं लेते तो आप हम तीनों में से किसी को आर्मी चीफ बना दें, लेकिन एक शख्स चीफ नहीं बनना चाहिए और वो आसिम मुनीर साहब है। तो ये उस वक्त जो है इन तीनों ने, जो तीन लोग थे, एक तो उसमें फैज़ साहब थे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम में से किसी को भी आप बना दें, हम तीनों में से कोई किसी को इशू नहीं है, ए को बनाए, बी को बनाए, सी को बनाए, हम में से आप किसी को बना दें या खुद आप एक्सटेंशन ले लें। तो ये उस वक्त बात हो रही थी और ये वाकई उन्होंने जाके उनसे बात की। अच्छा, जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी कहा जाता है कि उन्होंने भी नून लीग को कम्युनिकेट कर दिया था कि आप मुझे एक्सटेंशन दे दें, वरना तो देखें मार्शल लॉ लग जाएगा। और नून लीग वाले या कुछ और लोग इसको इस तरह रीड करते हैं कि वो धमकी नहीं दे रहे थे मार्शल लॉ की, वो बता रहे थे कि देखें इतना प्रेशर है मुझ पर कि अगर आप मुझे एक्सटेंशन नहीं देंगे या आप अपनी मर्ज़ी का कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देंगे तो इदारे में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और शायद मामला मार्शल लॉ की तरफ चला जाए। और उस वक्त कहा जाता है कि उस वक्त के जो DG आए थे नदीम अंजुम साहब, उन्होंने एक बड़ा क्रूशल और कलीदी किरदार अदा किया और उन्होंने नून लीग की क़यादत को लंदन में नवाज शरीफ साहब को ये कम्युनिकेट करवाया कि आप जिसको भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहते हैं, आपका हक है, आप लगा दें, कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगा। तो ये सिक्योरिटी जो है उनको दी गई कि कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि नदीम अंजुम साहब ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया उस वक्त जो भी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी, और इवेंचुअली हमने देखा कि आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। तो ये सबसे बड़ा एक एलिगेशन था, सबसे बड़ा चार्ज था जनरल फैज़ के हवाले से कि उन्होंने अपनी फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ साजिश की है, वो आने वाले चीफ का रास्ता रोकना चाहते थे। और इस चीज़ को कहा जाता है कि ये जो है ना, इस चीज़ पे कोई माफ़ी नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी एक तरफ, लेकिन जो फ़ौजी क़यादत के साथ इन्होंने किया उस हवाले से, उस वजह से इनका ट्रायल जो है आगे चला और उनको फिर इवेंचुअली इस केस में सज़ा मिली। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये असल वजह थी जिसकी वजह से ट्रायल चला और फिर वो आज कंक्लूड हुआ, 14 साल की उनको सज़ा हुई। अब सवाल ये कि आगे क्या होगा। देखें, आज जो प्रेस रिलीज़ है ISPR की, उसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि मामला भी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ मामला अलग से भी चल रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली सियासी पार्टीज़ के साथ मिल के जो एजिटेशन की गई, उस हवाले से जो तसादुम हुआ, उस पर भी मामलात आगे देखे जा रहे हो। इसलिए इस बात को लिंक किया जा रहा है कि आगे जाके शायद 9 मई के ट्रायल में
या पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी उस हवाले से मजीद मामला भी आगे आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एजिटेशन का जिक्र है, कोई म्यूटिनी वगैरह का जिक्र पहले भी हम सुनते रहे हैं कि हुकूमत भी कहती रही बगावत का मामला होगा। अभी तक 9 मई के हवाले से कोई बगावत का मामला नहीं सामने आया है, ना अब तक जो सज़ा हुई है उसमें कोई बगावत का आंसर है और ना अब जो चार्ज किया हुआ है उसमें कोई बगावत का मामला है। लेकिन पीटीआई इसमें इन्वॉल्व होगी क्या, इमरान खान को इम्प्लीकेट किया जा सकेगा, ये मेरे ख्याल से एक कानूनी सवाल भी है और एक सियासी सवाल भी है। क्योंकि इम्पॉर्टेंटली एक ऑफिसर जब रिटायर होता है तो उसके ऊपर तो कदगन होती है कि आप सियासत में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन पीटीआई के ऊपर या इमरान खान के ऊपर तो कोई कदगन नहीं थी कि आप किसी रिटायर्ड ऑफिसर से बात नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली किस प्रोविजन के अंडर उनको डाला जाएगा, किस तरह इम्प्लीकेट किया जाएगा, मुझे इस पर नहीं पता, लेकिन ये स्पेकुलेशन की जा रही है। बट इसमें एक चीज़ सोचने की है, और रिसेंटली एक पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा उन्होंने मुझे बताया कि फैज़ के लिए हमने अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी। जब ये अक्टूबर 2021 में मामला था, और उससे पहले भी मामला इतने अच्छे नहीं चल रहे थे फ़ौज के साथ, लेकिन जब उनको हटाने का एक फ़ैसला हुआ, पहले भी कहा जा रहा था खान साहब से कि अब इन्होंने जो है वो कोर संभालनी है, आप दूसरा DGI लगा लें। खान साहब रेजिस्ट कर रहे थे। फिर जब ये इदारे ने अपने तौर पर ऐलान कर दिया कि नदीम अंजुम अगले DGI होंगे, तो उसके बाद जो आपको पता है क्या हुआ, इमरान खान ने उस फैसले को मानने से मना कर दिया। और सुने, वो इतनी उस वक्त हीटेड डिबेट हुई थी, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। पीटीआई के लोग बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जनरल बाजवा और इमरान खान की बाकायदा लड़ाई हुई थी। मतलब ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी बाहर तक, इस हद तक जो है वो मामला बिगड़ चुका था। क्योंकि फ़ौज कह रही है हमने नॉमिनेट कर चुका है DGI को, और इमरान खान चाह रहे थे कि नहीं, मैं खुद बताऊँगा। एक वो चाहते थे कि फैज़ रुके, फिर वो चाहते थे कि मैं नॉमिनेट करूंगा कि कौन होगा DGI। और फिर उन्होंने ऑब्वियसली एक कवर देने के लिए ये मामला किया था कि 3 नाम गए थे, इमरान खान ने तीनों का इंटरव्यू किया, और फिर नदीम अंजुम जिनका नाम पहले ही फ़ौज दे चुकी थी उनको DGI बनाया गया था। लेकिन वो लड़ाई इस हद तक थी, बहस इस हद तक थी कि जो लोग बाहर बैठे हुए थे कमरे के, जो मिनिस्टर्स थे पीटीआई के काबिना मेंबर्स, उनको बाहर तक आवाज़ आ रही थी। तो खैर, बताने का मकसद ये कि वो कहते हैं कि फैज़ की वजह से हमने अपनी पार्टी, अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी। क्योंकि उनकी राय में अगर ये मामला खुश असलूबी से हो जाता तो शायद नदीम अंजुम साहब जो है वो इमरान खान के लिए जनरल फैज़ तो नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली जो फैज़ साहब की खिदमत थी वो नदीम अंजुम साहब की तो नहीं थी। लेकिन फिर भी पीटीआई में एक तासुर था कि ये पूरी फ़ौज हमारी है। शायद कोई ज़्यादा प्रो पीटीआई हो, शायद कोई कम प्रो पीटीआई हो। तो अगर नदीम अंजुम साहब एक नॉर्मल प्रोसेस के ज़रिए लग जाते DGI तो उनके साथ मामला शायद इतने ख़राब ना होते पीटीआई के। बाद में तो आपको पता ना कि इतने मामला ख़राब हुए थे कि एक मौके पे तो नदीम अंजुम साहब ने आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें अरशद शरीफ वाला मामला भी डिस्कस हुआ था, और उन्होंने उसमें बताया था कि मुझसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया था। ये तक आकर नदीम अंजुम साहब ने बताया। तो वो कोई छोटी चीज़ नहीं थी, उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने आके पब्लिकली ये पोजीशन ली थी। और आप कभी भी DGI को आके पब्लिकली बात करते हुए नहीं देखते। तो उस वक्त DGI ने पब्लिकली आके बात की थी। आमतौर पर आप ये नहीं देखते कि वो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से या साबिक प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई पब्लिक पोजीशन लेते हैं, लेकिन उसको की लेनी पड़ी थी। तो मुझे एक पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा ने बताया कि अगर ये एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू होता तो नदीम अंजुम साहब और इमरान खान के ताल्लुकात इतने ख़राब ना होते, और शायद जो जैसे हम कहते हैं कि पूरी फ़ौज में हमारी एक बड़ी गुडविल थी वो हमें बचा लेती। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने उसको रोका, उस अपॉइंटमेंट को, वो फैज़ को चाहते थे कि वो शायद और मज़ीद कुछ अरसा रहे। इमरान खान तो खुद ही कहते रहते थे ना, मैं चाहता था कि सर्दियों तक रहें, और सर्दियों की वजह ये बताते थे कि यार देखें वो क्योंकि US फोर्सेज जा रही हैं तो अफगानिस्तान में एक मसला होगा, फलाना होगा। असल वजह ये नहीं थी, असल वजह ये थी वो पॉलिटिकली एक सपोर्ट चाहते थे कि उनकी फैज़ की उनकी तरफ रहे। तो ये सारे मामला थे, इसलिए लोग कहते हैं कि फैज़ की वजह से उन्होंने जो है ना अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत जो है वो कुर्बान की। तो अब आगे देखना यही है कि क्या इसमें मज़ीद लोग इम्प्लिकेट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये जो मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि इस पूरे जो सियासी इंटरफेरेंस में जनरल बाजवा साहब का नाम था वो अब कोई नहीं लेता। अगर लेता है तो उनके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं होगा। उसकी वजह ये क्योंकि फिर अगर उनका ट्रायल होगा तो यानी कि आप पूरे इंस्टीट्यूशन को इम्प्लिकेट कर रहे हैं, और फ़ौज ये नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसा मामला जिसमें एक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो उस पर कोई इल्ज़ाम लगे और उस पर कोई चार्ज हो, उस पर कोई ट्रायल हो। तो लिहाजा मेरे ख्याल से जो इनफरादी नौइयत के केसेस हैं, चाहे वो फैज़ पे हों, चाहे उनका ताल्लुक़ हो इमरान खान से, उस पर तो उनको फर्दर आगे भी शायद कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से किसी किस्म की कार्रवाई आप इस हवाले से नहीं देखेंगे।